हेलो गाइस, डब्ल्यू शो टाइम हो चुका है। आज हम 5 इलेक्शन को लेकर बात करेंगे, जिसके अंदर आपको पता है पश्चिम बंगाल और असम के अंदर है। नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया हमारा केरल हो गया, नंबर 4 तमिलनाडु, 5वां पुडुचेरी। पंचों के जो चुनाव के जो इलेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है। हम 3D भी दिखाएंगे आपको, ठीक ना। तो आज जो चुनाव हो रहे हैं इसके अंदर असम के अंदर बीजेपी सरकार फुल फ्रंट के साथ बन रही है, और पश्चिम बंगाल के अंदर हम कुछ कह नहीं सकते। टीएमसी भी हो सकती है और बीजेपी भी हो सकती है, पर कांग्रेस का कहीं भी नाम नहीं है। कांग्रेस थर्ड पार्टी या आएगी या फोर्थ पार्टी आएगी। अब असम के अंदर फर्स्ट पार्टी बीजेपी आएगी, आपको पता ही है। तमिलनाडु केरल के बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वहां पर भी हो सकता है कोई चाइना की नीति काम भी करे। हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा जब आपको इलेक्शन के नतीजे आएंगे, नतीजों का शपथ ग्रहण होगा, हो सकता है आपको देखने को मिले। और एक बात और ये भी है कि पुडुचेरी के अंदर भी बीजेपी अपनी अच्छी सरकार बना रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 5 जो इलेक्शन है उनमें कम से कम 3 से 4 में बीजेपी बना जाएगी अपनी सरकार। कहीं एक एनडीए सरकार भी बना जाए, हो सकता है, क्योंकि हम कह नहीं सकते हैं। क्योंकि चुनाव के जो नतीजे हैं वो हम एक जी न्यूज से लिए गए हैं, ठीक है ना। जी न्यूज पे जिन्होंने ये नतीजे दिए हैं वही लोकसभा के उन्होंने नतीजे दिए थे, ठीक है ना। तो हम नतीजों को मतलब कोई भी नतीजे दे रहा है 50-60 सीटें बढ़ाकर नहीं दे रहा है, 5-10-15 सीटें बढ़ा के दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के अंदर हमारा नतीजा अगर गलत भी साबित हो जाए तो हम ये कह सकते हैं 5-10-15 ऊपर नीचे हो सकती है सीटें। कोई भी सही ढंग से नतीजा सही ढंग से नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। अब बात करें कि लोकसभा चुनाव से और विधानसभा चुनाव के क्या फर्क होते हैं। तो लोकसभा के अंदर क्या होता है, देश का होता है, देश को देखा जाता है, और राज्य के अंदर राज्य को देखा जाता है। वैसे ही चुनाव है जो एक ऐसा मेला हो जाता है कि जिसके अंदर लोग बहुत चढ़ बढ़कर डिसीजन लेते हैं कि अब हमें हमारे स्टेट के अंदर कौन सी सरकार चाहिए, कौन सी देश के अंदर सरकार चाहिए। और मुद्दा जब बढ़ता है या तो होता है कि उस सरकार को बचाए रखने के लिए होता है या उस सरकार को हटाने के लिए होता है। तो मतदान का ज्यादा यही होता है कि ज्यादा जब मतदान बढ़े तब ये मत सोचा करो कि बीजेपी सरकार ही इसके अंदर पूरी बहुमत की सरकार बन रही है। हो सकता है कि लोग टीएमसी को बचाने के लिए भी वोट करते हो सकता है कि कांग्रेस को लाने के लिए भी चाहते हो, क्योंकि लोग क्या सोच रहे होंगे कि सेंटर में बीजेपी भी काम देख ली हमने और विधानसभा के अंदर हमने टीएमसी की भी देख ली, तो लोग हो सकता है कांग्रेस को भी वोट देते, तीसरी पार्टी को ला सकते हैं। तो हम कह नहीं सकते। आज आपको लगेगा कि सर आपने ये कैसी बात है कि आप लोग मोदी जी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हो। आज आप कांग्रेस की भी तारीफ कर रहे हो, टीएमसी की भी तारीफ कर रहे हो, जितनी बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहे हो। हम एक निष्पक्ष सोशल मीडिया वाले हैं। हम ये नहीं है कि हम हमारे लिए वही होता है, हम पार्टी देख कर वोट नहीं डालते हैं, हम कैंडिडेट देख के वोट डालते हैं कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर अच्छा है। और जिस दिन आप वोट देश के कैंडिडेट देकर देने लग जाओगे उस दिन हमारा देश का विकास होने लगेगा। आप बोलोगे सर राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, वो युवाओं की बात करते हैं, ऐसा कुछ है, तो भाई साहब उनको वोट तो मत देना। मैं पहले ही बोलता हूँ, विपक्ष में जैसे शशि थरूर जैसे या कोई ढंग के नेता ना आए ना, तब तक मैं कहता हूँ कि वोट मत देना। ये बात आज आपको एक सोशल मीडिया वाला खुद बोल रहा है। चलिए आप एक ये छोटी सी न्यूज देखिए। ये न्यूज ऐसी है जिसमें लगभग हमें लग रहा है नतीजे सही हो सकते हैं, और कह नहीं सकते इसके बारे में भी हम, क्योंकि नतीजा किसी बारे में कहना और ये बात गलत होती है। हम जिस चीज को सही है उस चीज को बताएंगे। हम अंदाजा लगाने से क्या होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है हम तो कहते हैं कि जिस दिन मतलब 10th की और 12th की परीक्षा देके आते हैं, जैसे डिप्लोमा के बोर्ड की, बीटेक के बोर्ड के एग्जाम की, हम ये वादा करते हैं कि हमारे 60% आ जाएंगे, 70% आ जाएंगे, 80% वो आ जाएंगे, 90% आ जाएंगे। जब रिजल्ट आए तो हम 40% से पास हो रहे हैं। तो हम रिजल्ट और नतीजों को दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। ये बात मैं आज आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आप ये जी न्यूज की एक छोटी सी खबर है जो आपको दिखाता हूँ। मेरे को लग रहा है कि कुछ नतीजे इसके आसपास ही हो सकते हैं। कह नहीं सकते कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी सरकार भी आए, टीएमसी की भी सरकार ज्यादा बनने के चांसेस दिख रहे हैं। नंबर 2 पर बीजेपी हो सकता है कोई पासा पलट जाए, ठीक है ना। चलिए आप इसका विश्लेषण देखिए। मित्रों, पश्चिम बंगाल के बाद अब बात असम की। असम में पिछले 2 विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। 9 अप्रैल को असम में सभी 126 सीटों पर करीब 86% मतदान हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव से 3% ज्यादा वोटिंग हुई। इस 3% ज्यादा वोटिंग से असम में क्या कुछ बदल रहा है? असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? अब हम इन्हीं सवालों के साथ असम के एआई एग्जिट पोल को डिकोड करेंगे। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजनीति में सफल राजा वही होता है जो समय से पहले अपनी चाल सोच लेता है, गुप्त रखता है और आवश्यकता पड़ने पर बिना झिझक के कठोर निर्णय लेता है। तो असम में सफल कौन है? किसने अपनी रणनीति समय से पहले सोच ली और उसे सही तरीके से लागू किया? मित्रों, ये परिणाम से तय होगा
लेकिन आपको असम का एआई एग्जिट पोल देखना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले वोट शेयर की बात करते हैं। असम में बीजेपी गठबंधन को 45 से 46% तक वोट मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 35 से 37% तक वोट मिल सकता है। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और अन्य दलों को 17 से 19% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी असम के मतदाताओं की पहली पसंद बनती दिख रही है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। मित्रों, एआई एग्जिट पोल कहता है असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 80 से 86 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 29 से 35 सीटें मिल सकती हैं और AIUDF समेत अन्य पार्टियों को 8 से 13 सीटें मिल सकती हैं। हमारे एआई एग्जिट पोल के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। मित्रों, कांग्रेस ने इस बार असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ गौरव गोगोई को अपना चेहरा बनाया था। कांग्रेस का पूरा चुनावी कैंपेन गौरव गोगोई के आसपास ही केंद्रित था। गौरव गोगोई खुद जोरहाट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आपको यह भी जानना चाहिए कि असम में VVIP सीटों पर कौन आगे दिखाई दे रहा है। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जालुकबारी सीट पर बहुत मजबूत हैं। जालुकबारी सीट से हिमंता की जीत की संभावना 72 से 78% तक है। जोरहाट सीट से गौरव गोगोई आगे दिखाई दे रहे हैं। उनकी जीत की संभावना 54 से 59% तक है, लेकिन इस सीट पर नजदीकी मुकाबला है। AIUDF के मुताबिक बदरुद्दीन आजम बिनाकंडी सीट से कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। यहां बदरुद्दीन अजमल के जीत की संभावना 48 से 53% है, यानी ये सीट फंसी हुई। यानी मित्रों, एआई एग्जिट पोल के जो आंकड़े हमारे सामने हैं, इसकी बड़ी बातें एक बार फिर हम आपसे शेयर कर लेते हैं। पहली बड़ी बात यह कि हमारे एआई एग्जिट पोल के मुताबिक असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी सीट आसानी से जीत रहे हैं। गौरव गोगोई जोरहाट सीट पर आगे हैं। बदरुद्दीन अजमल बिनाकंडी सीट पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां कांटे की टक्कर है। मित्रों, पिछले कुछ चुनाव में आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही है। विधानसभा चुनाव में खासतौर पर जो पार्टी महिलाओं की पहली पसंद बनी है, उसे ही सत्ता मिली है। अब हम आपको बताते हैं असम में कौन सी पार्टी महिलाओं की पहली पसंद रही। महिला वोटर्स ने किस पार्टी को कितना समर्थन किया। एआई एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि 58% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में रुझान दिखाया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे 28% महिलाएं मतदाताओं का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं AIUDF को 6% और अन्य दलों को 8% महिलाओं का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। हमारे एआई एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि महिला वोटर्स के बीच इस चुनाव में बीजेपी की पकड़ मजबूत रही। यह चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसलिए सबसे पहले अब इसे समझ लेते हैं। मित्रों, असम में बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए अरुणोदय योजना चला रही है, जो ये असम की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना थी। इसमें 40 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को 1250 रुपए की मदद हर महीने दी जा रही थी। चुनाव से पहले लाभार्थियों को 9000 रुपए ट्रांसफर किए गए। इसका लाभ बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। असम में 28 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के तहत 10,000 रुपए का सीड कैपिटल दिया गया। इस योजना का मकसद महिलाओं को अपना व्यापार शुरू करने में मदद करना था। आर्थिक तौर पर मजबूत हुई नारी शक्ति ने असम में बीजेपी को भी मजबूत किया। इसके अलावा लड़कियों के लिए निजुत मुआयना स्कीम, हथकरघा बुनकर महिलाओं के लिए स्वनिर्भर नारी जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही थी। समझिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद मिली। आर्थिक सहायता मिलने से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई, इसीलिए बीजेपी महिलाओं की पहली पसंद बनी। मित्रों, अब हम आपको असम का महा एग्जिट पोल दिखा देते हैं। माई एक्सेस इंडिया ने असम में बीजेपी गठबंधन को 88 से 100, कांग्रेस गठबंधन को 24 से 38 और अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई हैं। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 88 से 101, कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33 और अन्य को 2 से 5 सीटें मिलती दिखाई नहीं। मैट्रीज ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 85 से 95, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 32 और अन्य को 6 से 12 सीटें दी। पी मार्क के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 82 से 94, कांग्रेस गठबंधन को 30 से 40 और अन्य को 1 से 5 सीटें मिली हैं। पीपुल्स इंसाइट के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 88 से 96,
कांग्रेस गठबंधन को 30 से 34 और अन्य को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। यानी महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 86 से 97 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 26 से 35 सीटें मिल सकती हैं। 5 के 5 एग्जिट पोल असम में बीजेपी गठबंधन को बहुमत दे रहे हैं। मित्रों, इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक और इतिहासकार निकोलो मैकियावेली ने कहा है कि राजनीति में अवसर को पहचानना और उसे तुरंत पकड़ना ही लगातार सफलता का राज है। हमारे एआई एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि असम में बीजेपी ने अवसर को पहचाना, इसीलिए उसे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता मिलती दिख रही है। मित्रों, सवाल यह है कि आखिर असम में बीजेपी की लगातार जीत और कांग्रेस की लगातार हार का राजनीतिक मतलब क्या है, अब इसे समझिए। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में हिंदुत्व, विकास, असमी अस्मिता यानी जाति, माटी, भेटी का मॉडल जमीन पर मजबूत है। घुसपैठ असम में बड़ा मुद्दा है। हमारे एआई एग्जिट पोल में 35% मतदाताओं ने बताया कि घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पर घुसपैठियों के संरक्षण का आरोप लगा। कांग्रेस उस मुद्दे पर मजबूती से अपना बचाव नहीं कर पाई, इसलिए उसे नुकसान हुआ। चुनाव से पहले कई नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस कमजोर हुई। संगठन कमजोर होने और गौरव गोगोई के अलावा दूसरा मजबूत युवा नेतृत्व नहीं होने से भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। संक्षेप में कहें तो मजबूत नेतृत्व, सटीक मुद्दे, महिला और यूथ वोटर्स पर फोकस की वजह से बीजेपी एआई एग्जिट पोल में असम में सरकार बनाती दिखाई दे रही है। वहीं कमजोर संगठन और घुसपैठ के मुद्दे पर धुलमुल रवैये के कारण कांग्रेस तीसरी बार हारती नजर आ रही है। मित्रों, एआई के एग्जिट पोल से यह तय है कि असम नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का शक्तिशाली दुर्ग बन चुका है। जिस असम पर कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया, वहां पर अब वो उसी तरह सत्ता से दूर हो चुकी है जिस तरह बिहार और यूपी जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में गायब है। सिर्फ असम ही नहीं, इस समय उत्तर पूर्व के किसी भी राज्य में कांग्रेस की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जबकि बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट को अपना गढ़ बना लिया है। 8 राज्यों में से 4 में बीजेपी की अपनी सरकार है, जबकि 2 राज्यों में वो सत्ता में साझेदार है और इसमें असम का योगदान काफी अहम है। अभी आपने ये नतीजे देखे होंगे, जी न्यूज की जो खबर है वो आपने देखी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि बीजेपी ही पश्चिम बंगाल के अंदर अपना 200+ का कमल खिलाए, टीएमसी भी हो सकती है। क्योंकि मैं कह रहा हूं फिर भी आपको, जब पहले मैंने वीडियो बनाई उसके अंदर भी बोला है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव बहुत डिफिकल्ट है, हम कुछ कह नहीं सकते। और सामने फिर भी कह सकते हैं बीजेपी की, पुडुचेरी में फिर भी कह सकते हैं, तमिलनाडु के अंदर भी कह सकते हैं कि चाणक्य काम कर जाए, और केरल के अंदर भी केरल के अंदर भी कोई चाणक्य काम कर जाए। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, कभी हम दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर या किसी और वीडियो के अंदर कि ये बात हमने क्यों बोली थी, या नतीजों के बाद हम बात करेंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं कि बीजेपी ने अपने सेकंड राउंड यानी पंजाब के अंदर और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में होने वाले जो चुनाव है, इनकी तैयारी स्टार्ट कर दी है बीजेपी ने। बीजेपी कैसे जीतती है चुनाव, इसका विश्लेषण करते हैं कि बीजेपी ये नहीं होती है। अब जैसे आपको पता है, राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा से नितिन नबीन जो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो बीजेपी के, वो मिले थे। अब आप सोचोगे सर राजस्थान से मिले थे, ये तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल नहीं है ये बात आप वैसे दिमाग के अंदर गलत लेके बैठ जाते हो। बीजेपी 7 दिन, पूरे साल, पूरे 5 साल, पूरे 100 साल का रोड मैप लेके चलती है, यानी चुनाव का रोड मैप लेके चलती है, मॉडल लेके चलती है कि 100 साल में हमें सरकार को कैसे बनाए रखना है। हर दिन उनकी तैयारी होती है। आज वो धीरे धीरे पंजाब में भी अपना देख लो, बंगाल चुनाव के बीच पंजाब में राघव चड्ढा को खींच लाए। तो ये कुछ ना कुछ बीजेपी है ना, घपलाबाजी नहीं करती है, हम साफ बोल रहे हैं, कोई घपलाबाजी नहीं करती है। बीजेपी अपने आप को मजबूत बनाने में करती है, जैसे भी बने। पर हम ये हमारे भी प्रयास रहते हैं हर चीज के अंदर कि हम मजबूत बने, कैसे बने। सरकारों की बातों को तो हम कह देंगे गलत है, पर हम बातों को गलत कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम भी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कैसे ना किसी तरीके से हम काम करते रहते हैं। ये बात आपको भी पता है। तो बीजेपी वैसे काम कर रही है, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, ठीक है ना। तो हम बीजेपी को ज्यादा दोष नहीं दे सकते, ठीक है ना। और एक बात ये भी है कि बीजेपी, आप देखो नितिन नबीन जो राजस्थान के अंदर है, तो उन्होंने राजस्थान को दे दिया, हल्का सा हिंट दे दिया है कि हम राजस्थान के भी अब इलेक्शन के अंदर और जल्दी से जल्दी राजस्थान के अंदर भी हम रैलियां सब कुछ स्टार्ट कर देंगे, यानी राजस्थान को भी विकास की और परियोजनाओं की सुगात देंगे। और भाई मैं तो एक बात और कह रहा हूँ आज आपको,
भले ही तुम्हें बीजेपी का विकास नहीं दिख रहा हो, कुछ भी नहीं दिख रहा हो, कुछ चमचों को नहीं दिख रहा है, पर भाई साहब बीजेपी ने जो स्कोर हासिल किया है पिछले कुछ सालों में, जो देश को, अंदर कुछ लोग कहेंगे कि देश का भट्टा बिठा दिया, देश को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। भाई मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। कर्जा सब देश लेते हैं, हम भी घर बनाने के लिए कर्जा लेते हैं, हम भी कुछ चीजें करते हैं जो मोदी जी कर रहे हैं, वो भी हम भी चीज करते हैं। तो आप बोलो दल्ला हो, फिर दल्ला नहीं हूं मैं आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी जो भी काम करती है वो हर चीज परिवार, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो तो आप देखा करो एक बार कि हम ये काम हम कर रहे हैं घर के लिए, क्या सरकार नहीं करी, सरकार भी करी। हम कर्जा भी लेते हैं, हमारे पास भी पैसे ऐसे होते हैं, हमारे पास 1 लाख रुपए पड़ा है और हमें घर बनाने के लिए 2 लाख का कर्जा लेना पड़ रहा है। हमारा कर्जा जो 3 लाख में बनेगा तो हम कर्जा नहीं लेंगे क्या? हमारे पास इतना पेमेंट है क्या, अमाउंट है क्या? इतना नहीं है ना। चीज सोचा करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। इस दिमाग को यूज करने के लिए दिए, इसको बिठा के रखने के लिए नहीं दिए भगवान ने, ठीक है ना। तो बीजेपी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हर चीज करती है। देश के जो कर्जा लिए तो लेगी कर्जा, तो अपने आप को कौन मजबूत नहीं बनाता? आप नहीं बनाते हो अपने आप को मजबूत। आप भी चाहते हो हमारे पास 100 लोगों की टीम होनी चाहिए, 200 लोगों की टीम होनी चाहिए, जहाँ हमारे से कोई मैटर हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम पीट के आ जाए। पर सरकार के अंदर ऐसा नहीं होता। सरकार चाहती है कि हम सरकार बनाएं और मुख्यमंत्री ढंग के लाकर और देश में अपराधियों का एनकाउंटर कराएं, देश को विकास की ओर लेके जाएं, राज्यों को विकास की ओर लेके जाएं, ताकि हमारे 10 राज्यों और सरकार अच्छी बने, एक राज्य की बजाय। ये होती है बीजेपी काम करने तरीका। हम बताएंगे 2070 तक बीजेपी कैसे अपने आप को मजबूत बनाने में लगी हुई है, हम ये भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो वही जाने की इजाजत दीजिए। और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भी हम कुछ नहीं कह सकते। टीएमसी का लब आना तय भी हो सकता है, जाना भी तय हो सकता है। और बात हम करने वाले हैं वो है ये कि असम में अच्छी कमाएगी, पल्लूचेरी भी कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं कह सकते हैं। और केरल और तमिलनाडु को भी मैं बोला चांद की नीति काम करते हैं, हो सकता है कर भी जाए। तो मुझे जाने की इजाजत दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी काम बीजेपी सरकार का आपको गलत लग रहा है, हम विद प्रूफ और आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, ठीक है ना। आप बाद में उसके बाद यही बोलोगे कि बीजेपी अच्छा कर रही है। जो कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, मैं उन गधों को कहना चाहता हूँ, जिस दिन मोदी हट गया तुम हिंदू सुरक्षित नहीं बचोगे। और हिंदू होकर भी तुम कह रहे हो। मैं आज एक बात फिर कह रहा हूँ कि वो लोग जो लोग सड़क पर मांगते हैं, कहते हैं कि लोग हिजड़ा होते हैं, लोग कहते हैं कि सड़क पर जो मांगते हैं वो हिजड़ा होते हैं, घर आकर मांगते हैं वो हिजड़ा होते हैं, वो हिजड़े नहीं होते, वो भगवान का अवतार होते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो सही और गलत अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने धर्म की जो रक्षा कर रहे हैं उनका हम साथ नहीं दे रहे हैं, वो हिजड़े होते हैं, वो तो भगवान का अवतार होते हैं, ठीक है ना। और मैं ज्यादातर फिर कहना चाहता हूँ, कुछ गधों को, लोगों को भी कहना चाहता हूँ इसके अंदर, जागो भाई जागो। और जो चमचे लोग, जो गधे टाइप के लोग हैं, इनको कहना वो जाग जाओ। क्योंकि जिस पाकिस्तान ठोकेगा, चाइना ठोकेगा हमें, तो कल को आगे मारने की कैपेसिटी नहीं है चाइना के पास, पाकिस्तान के पास। पर जब युद्ध होगा क्या पता कौन सा मिसाइल हमारे देश में गिरेगी। जरूरी नहीं कि हम उसके देश का ही नुकसान करके हमारा भी नुकसान होगा। उस दिन वो मिसाइल आना ये देख के नहीं डालेगी आपको कांग्रेस की हो कि बीजेपी की हो। उस दिन वोट किसको देंगे? उस दिन वो ठोकेगी सबको। देश की सुरक्षा इस समय आपको पता है ना, बट 8,65,000 करोड़ का डिफेंस बजट हो चुका है। तो 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के आसपास होता है, थोड़ा बढ़ रहा है, तेजी भी ला रही है सरकार। ऐसे नहीं है कि एकदम जा रही हो 20-25 लाख करोड़ का नहीं हो बजट। भाई सब चीज धीरे बढ़ती है। घर को बनाने में भी हमें टाइम लगता है, अच्छा घर बनाने के लिए भी हमें 2-3 साल टाइम लग जाता है। देश संभालना है, तो बोलने से पहले दिमाग का भी यूज करना चाहिए। हम भी करते हैं और आप भी करो। मुझे जाने की इजाजत दीजिए। देश की छोटा छोटा मैं कहना चाहता हूँ, मेरी इस बात से कोई आपको गुस्सा लगा है तो आप गुस्सा ना करें। मेरे गधों, उन चमचों की, उन कुत्तों को है जो एक अंधविश्वास में जी रहे हैं, उनको है, न कि देश की छोटी जनता को। देश की छोटी जनता मेरे से प्यार करती है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मेरे भाई हैं, माता पिता हैं, ठीक है ना। और मुझे आशीर्वाद दीजिए। और एक बात मैं फिर और कह रहा हूँ कि मैं कुत्तों, गधों और चमचों कह रहा हूँ ये बात कि जाओगे तुम लोग, तुम अंधेरों में जी रहे हो इसलिए। और मैं देश की स्वच्छ जनता को कुछ भी कह नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक। आते उसी के अंदर ये गधे चमचे और समझ जाएंगे। बाकी आप हमारे साथ ये टेंशन मेरी जरूरत ही नहीं है। और आपका प्यार ऐसे बना रहे, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और हमारे चैनल आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और जहाँ भी आप ग्रुप है सब में फैलाओ, क्योंकि हम जो सही और गलत है उनको हम आपके सामने लेके आते हैं। फर्जी खबरों से आप बचे, ठीक है। थैंक यू।